हाय गाइस, हमारी जो ज़ीरो से हीरो की सीरीज़ है उसके पार्ट 6 में हम पहुंच गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा चार्ट्स के बारे में देखा, थोड़ा हमने कैंडल्स के बारे में देखा, हमने थोड़े सिंपल तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखे। अब हम आज से हम इंडिकेटर शुरू कर रहे हैं। तो हमारा पहला इंडिकेटर और सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर जो है वह है RSI। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक RSI के बारे में देखेंगे कि RSI क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, कैसे इसको देखते हैं और ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग चार्ट पे चल के प्रैक्टिकली RSI को कैसे लगाते हैं, अपने चार्ट पे कैसे एम्प्लॉय करते हैं और उसके डिप्लॉयमेंट के बाद उसमें कैसे ट्रेड्स लेते हैं और उसको कैसे समझते हैं वो हम समझेंगे। तो RSI का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जो भी सिक्योरिटी है या सिंपल से कहें जो भी शेयर है, जो स्टॉक है, जो भी स्टॉक हमारा है, जिसको डिस्कशन जिस पर हम कर रहे हैं, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है पिछले 14 डेज़ में या किसी भी टाइम पीरियड में। 14 डेज़ में ले सकते हैं, 14 आवर्स में ले सकते हैं, 14 वीक्स ले सकते हैं या 14 के अलावा भी ले सकते हैं। कन्वेंशनली हम 14 देखते हैं। तो पिछले 14 यूनिट्स ऑफ टाइम में उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू उसी से उसके प्राइसेस से घटी है या सेम है। ये चीज़ बताता है हमारा RSI। जे वेल्स वाइल्डर नाम के एक इंजीनियर थे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, जिन्होंने ये RSI नामक ऑसिलेटर या इंडिकेटर बनाया था। इसको इंडिकेटर के अलावा ऑसिलेटर भी हम लोग कह देते हैं क्योंकि ये ऐसे ऑसिलेट करता है। यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा 100 है। तो 0 और 100 के बीच में ये हमारा ऑसिलेट करता है। ये 50, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती और ये ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे मतलब हैवी स्ट्रेंथ, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे लो स्ट्रेंथ। तो RSI ऐसे ऑसिलेट करता है। तो इसके अलावा इन्होंने ADX और भी बहुत सारे अच्छे इंडिकेटर्स बनाए थे। मिस्टर जो वाइल्डर थे, इन्होंने लेट 70s में इसको डेवलप किया था। इट इज़ सिंपल मेजरमेंट दैट एक्सप्रेसेस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द करंट प्राइस मूवमेंट फ्रॉम 1 to 100। जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव नहीं होता, ऑसिलेट करता है 1 से लेकर 100 के बीच में। 50 के ऊपर जनरली अगर RSI है तो माना जाता है कि वो जो स्टॉक है या अंडरलाइंग है वो बुलिश है, और 50 के नीचे जनरली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है। It averages the up days and down days. Up and down days are determined by the days close relative. हाँ, ये जो बात लिखी हुई है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि जैसे पिछले 14 डेज हमने उठाए तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम फॉर्मूला भी देखेंगे। 14 डेज उठाए तो इसमें कुछ डेज में वो अप रहेगा स्टॉक और कुछ डेज में स्टॉक डाउन रहेगा। तो अप वाले को एक साथ क्लब कर लेंगे, डाउन वाले को एक साथ क्लब कर लेंगे और इनका अलग अलग हम वो निकाल लेंगे एवरेज, और एवरेज निकालने के बाद हम उससे रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालेंगे और फिर RSI निकालेंगे। तो वो भी हम करेंगे आगे, फॉर्मूले में देखेंगे। उसका देखा रहा है कि RSI को रिलेटिव स्ट्रेंथ से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ एक ऐसा मेजर होता है, एक ऐसा उपकरण है, मतलब पैरामीट्रिक है, जिसे दो अलग अलग सिक्योरिटीज़, मान लीजिए कि ये कॉपर है और ये मान लीजिए आयरन है, तो दोनों के भाव अलग अलग चल रहे हैं। तो हम दोनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालते हैं RS, और RS से कॉपर और आयरन के जो स्टॉक्स हैं उनके जो चार्ट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। तो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ एक अलग चीज़ है। और RSI एक ही अंडरलाइंग पे, मतलब कॉपर के चार्ट पे ही हम लगाएंगे और कॉपर का RSI निकालेंगे। तो ये विद इन द अंडरलाइंग यूज़ होता है RSI। एक अंडरलाइन के लिए उसी के भाव को कंपेयर करने में, और रिलेटिव स्ट्रेंथ दो अलग अलग अंडरलाइन के भाव को एक टाइम पे कंपेयर करने के लिए। फॉर्मूला तो जैसे मैंने बोला कि जैसे कि हमारे पास 14 डेज़ का प्राइस है किसी कमोडिटी का या किसी स्टॉक का, निफ्टी का। मान लीजिए कि 10 डेज़ वो ग्रीन रहता है, अप रहता है, और 4 डेज़ वो रेड रहता है। तो इसमें जो हमारे एवरेज गेन हुए हैं बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस, उसको हम एवरेज गेन में लिखेंगे निकाल के एवरेज। और 4 रेड में जो हमारा जो 4 दिन जिस दिन लूजिंग स्ट्रीक रही, जब
तो उसका हम एवरेज लॉस निकालेंगे, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा। फिर इस रिलेटिव स्ट्रेंथ को इस फॉर्मूले में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको RSI निकल के आएगा। लेकिन ये ऐसे बता दिया बस जानने के लिए, लेकिन ये बेसिकली हम इसको यूज़ करते नहीं है फॉर्मूला। जो हमारे पास चार्ट्स हैं उनमें ऑलरेडी मैथमेटिकली कैलकुलेट होकर ये सामने आ जाता है। अब जैसे कि हमने बात की कि ये ज़ीरो ऑसिलेटर है, तो ये 0 से लेके 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। मान लीजिए कि RSI आपका नीचे से आ रहा है और ऊपर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है अंडरलाइंग में। 70 तक पहुँचा मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। घटना शुरू हुआ मतलब स्ट्रेंथ घटने लगी। 30 के बाद अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ से 30 के नीचे इसको ओवरसोल्ड मान लेते हैं। अब ये ओवरसोल्ड यहाँ पर हो गया, उसके बाद ओवरसोल्ड रहा, यहाँ से फिर वापस रिवर्सल हुआ। अब यहाँ से ये न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल होने के बाद ये गया 50 की जब क्रॉस करेगा तो यहाँ से स्ट्रेंथ गेन करेगा और बुलिश हो जाएगा। यहाँ जब पहुँचा 70 पे तो यहाँ पे ये ओवर बॉट हो गया, मतलब एवरीबडी हैज़ बॉट इट। अब इसमें नई खरीदारी करना मुश्किल काम है। ऊपर के बाद नीचे ही जाएगा, यहाँ से रिवर्सल हुआ। अब यहाँ से ओवर बॉट जोन से बाहर आ गया। अब इसमें पोजीशन फिर से बनाई जा सकती है और इस तरीके से ये चलता रहता है। तो इससे जब ये एकदम नीचे आया 30 के नीचे तो हम इसको बोल देते हैं ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया। और जब 70 के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं हम कि ये ओवरबॉट हो गया। इनकी क्या मतलब है वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए हमने इस बार रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI को नीचे प्लॉट किया और चार्ट स्टॉक के प्राइस को ऊपर चार्ट प्लॉट किया। तो देखिए स्टॉक यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग RSI भी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब यहाँ पे RSI ने एक डाइवर्जेंस बनाया क्योंकि यहाँ पे ये 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो चुका है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से ये रिकवर करेगा। जब ये इसको यहाँ क्रॉस करता है 30 को, तब यहाँ से एक रिकवरी की रैली ये देता है। उसके बाद यहाँ से जब स्टॉक गिरता है तो इसका RSI भी गिरता है, और फिर वैसे ही जब ये एक बार ओवरसोल्ड हो जाता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल लेता है। अब जब यहाँ पे ये निकला वापस यहाँ पे क्रॉस करके इस पॉइंट पे, तो इसके बाद ये फिर हमको दिखाता है कि यहाँ पे ये ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ गेन करता गया। अब एक देखने की बात ये है कि कई लोग ये सोचते हैं, एक मिसकंसेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको हाईलाइट करके बोलना चाहता हूँ। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अब ओवरबॉट जोन में यहाँ पे आ गया 70 के, सॉरी यहाँ तो अभी 0 पे ही है, ये 0 लाइन, सॉरी 50 लाइन हो गई है, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ आगे, ठीक है। तो वो बात अभी हम आगे कर लेंगे, अभी यहाँ पर बात करने लायक नहीं है वो। तो कुल मिला के चार्ट पे स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट ये है और RSI का मूवमेंट ये है। सवाल ये है कि क्या जब चार्ट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो क्या RSI हमेशा ऊपर जाता है, या जब स्टॉक नीचे आता है तो क्या RSI हमेशा नीचे आता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं जाता, और उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। उसको अभी हम आगे देखेंगे। दिमाग में यहीं पर रख लेते हैं कि जब ये दोनों एक साथ को रिलेट नहीं करते तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस की पोजीशन कहते हैं, और डाइवर्जेंस हमको बहुत ही उपयोगी होता है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। देखिए डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि स्टॉक आया और इस लो से ये, अगर ये लो 1 है और ये लो 2 है, तो इसने लोअर लो बनाया, L2 L1 के नीचे बन रहा है, दैट मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड है। इसको इग्नोर करेंगे हम मेजर ट्रेंड देखेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में L1 से L2 में एक डाउन ट्रेंड है। बट अगर हम इसके किसी भी ऑसिलेटर को देखें, मान लीजिए कि RSI की बात अभी हम कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें तो देखिए ये जो लो बना है और ये जो लो बना है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेंथ गेन होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी RSI था इसका, और यहाँ पे जो RSI है वो ज़्यादा है। क्यों? यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया था, ये 30 है, तो यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड होने के बाद ये फिर यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया। अभी यहाँ से वापस से रिकवरी कर रहा है, तो ये गया ऊपर और ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट ऊपर है। तो अगर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनता है, जो कि ये बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ है, भले वो स्टॉक प्राइस उसको फॉलो ना कर रहा हो। तो अगर स्ट्रेंथ है तो सूनर और लेटर स्टॉक प्राइस उसको फॉलो करेगा ही, जो इसने किया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टॉक का प्राइस डाउनवर्ड था,
लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से ट्रेंड अपवर्ड्स था। इन दोनों में अगर हम देखेंगे कि किसको हमको तरजीह देनी है, कौन सी चीज़ है जो प्रिवेल करेगी, तो वो है हमारा RSI। क्यों? क्योंकि RSI ये बता रहा है कि स्ट्रेंथ इसमें, इनहेरेंट स्ट्रेंथ इसमें है, भले स्टॉक उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और ये इसके बाद स्टॉक इसको फॉलो करना शुरू भी कर देता है कई बार। हालांकि इसको हम कंफर्म करने के लिए और भी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हम इसको आइसोलेशन में देख रहे हैं। जब बाकी इंडिकेटर्स आएंगे तो उनका डिस्कशन करेंगे और फिर सबको साथ में बाद में लगा के देखेंगे। वैसे ये है, एक और एग्जांपल लिया है। चीज़ वही है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो हायर हाइज बन रहे हैं। ये H1 से H2 ऊपर है, यानी ये अप ट्रेंड है ये। लेकिन यहाँ पर अगर हम आए RSI में इसके, तो देखिए ये डाउन ट्रेंड है। ये अगर हाई है और ये अगर हाई है, तो H2 जो है वो H1 से नीचे है। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर तो चला गया, लेकिन उसको स्ट्रेंथ सपोर्ट नहीं कर रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर ऐसा है तो अगला वाला जो हाई बनेगा वो ऊपर नहीं बनेगा फिर। क्यों? क्योंकि अंत में ये स्ट्रेंथ प्रिवेल करेगी। तो ये जब प्रिवेल करेगी तो हम इसको देखेंगे डाइवर्जेंस बन रहा है, तो देखिए इसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। सेम चीज़ है भाई, एक और एग्जांपल ले लिया था कि यहाँ पर लोअर लोज बन रहे हैं तो प्राइस गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर हाई लो बन रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो अल्टीमेटली ये प्रिवेल करेगा RSI, और ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर ऊपर जा रहा था स्टॉक, लेकिन RSI सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब RSI सपोर्ट नहीं कर रहा तो उनमें ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेकआउट होने की बजाय। ये इतना ही था। तो हम लोगों ने देखा कि RSI क्या होता है। RSI के लेवल्स हमने देखे, 70 और 30 जनरली हम लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो इसको 20 और 80 भी कर सकते हैं। ये जो लेवल्स हैं वो इसको मान सकते हैं, यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 20 और 80 पर, क्योंकि वो और तब और देर में पहुँचता है को। तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। कंजर्वेटिव वाला ऐसे करेगा, जो एग्रेसिव होगा और पीछे ले जाएगा, तो उसको आप चुन सकते हैं। बट जनरली स्टैंडर्ड 80-20 या 70-30 पे ट्रेड किया जाता है। तो हमने RSI देखा, हमने RSI की वैल्यूज़ देखी 80-20 या 70-30, फिर हमने उसको उनका फार्मूला समझा और हमने डाइवर्जेंस समझा। डाइवर्जेंस से हमने ये समझा कि जब प्राइस और RSI एक दूसरे से कमेंसुरेट नहीं करते तो डाइवर्जेंस होता है, और ये हमें अल्टीमेटली इसमें RSI ही हमारा प्रिवेल करता है। तो इस तरह से RSI की जो बेसिक जानकारी है वो पूरी हुई। आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए और